हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय शेडियम। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स अर्थात प्लेनेट यानी कि जो प्लेनेट का मोशन है अंडर सेंट्रल फोर्स, उसके अंतर्गत हमने केपलर्स लॉस आपको समझाए थे। अब बात करते हैं दोस्तों उन तीनों केपलर्स लॉ के प्रूफ की, जिसमें आज हम इस वीडियो में फर्स्ट लॉ को प्रूफ करने वाले हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। जो केपलर का हमारा फर्स्ट लॉ था उसको आज हम प्रूफ करेंगे। इसलिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि जो मोस्ट पार्ट होता है वो आपसे चूक जाता है और आप उस पार्ट को देख नहीं पाते हैं, तो आप लाभ उठा नहीं पाते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या समझा था? हमने समझा था कि जितने भी प्लेनेट हैं यानी कि एवरी प्लेनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करते हैं, जिनके सन एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। तो हमने वो डायग्राम यहाँ पर बना दिया। ये क्या है दोस्तों? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लेनेट पी है और ये सन है। ये सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर है और प्लेनेट जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन कर रहा है। तो आइए इस लॉ को ही हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया यहाँ पर कि m1 मास का एक प्लेनेट m2 मास के सन के चारों ओर किसी ऑर्बिट में मोशन करता है। क्या माना हमने दोस्तों? यहाँ पर हमने मान लिया है कि m1 मास का कोई प्लेनेट है जो m2 मास के सन के चारों ओर किसी ऑर्बिट में, ऑर्बिट कौन सी है हमारी? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। क्या करता है? मोशन करता है। ठीक है, देखो हमने क्या करा, एक प्लेनेट है, m1 मास है इसका, और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर जो है एक सन के चारों ओर, जो m2 मास का सन है उसके चारों तरफ इस प्रकार से मोशन करता है। ठीक है, आगे देखो, जिसका किसी टाइम यानी कि किसी क्षण का मतलब टाइम, कोऑर्डिनेट r, है। तो हमने मान लिया कि सन यहाँ से, जो प्लेनेट है, प्लेनेट यहाँ से स्टार्टिंग किया इसने मोशन करना और ये इस प्रकार से मोशन करता हुआ किसी टाइम यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो है देखो, जब ये यहाँ आएगा, यहाँ था इनिशियल, इसका इनिशियल पोजीशन ये है और लास्ट पोजीशन इसकी ये वाली मान लेते हैं। तो ये डेल्टा टी टाइम यानी कि किसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो देखो यहाँ तक जाने में इसने कितना एंगुलर एंगल बनाया, तो एंगुलर एंगल बना दिया इसने थीटा एंगल बना दिया। और ये जो इसकी रेडियस कितनी हुई यानी कि पोजीशन कितनी हो गई, m2 मास से यानी कि सन से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, r2। तो इसका मतलब ये है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे दोस्तों, r, तो ये कोऑर्डिनेट बन गए इसके r, अब हम जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों कि किसी प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी होती है t, इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसको t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? याद रखना आप लोग, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है ये। तो t = 1/2m, और आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv²। तो यहाँ पर v की वैल्यू प्लेनेट के लिए ये निकल कर आई है। तो कितनी हो जाएगी m, ये हो जाएगी 1/2m r.2 प्लस r².θ.2, यानी कि t = 1/2m r.2 प्लस r²θ.2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं, ये जो r डॉट है इसका मान क्या है दोस्तों? ये डिफरेंशियल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की। कैसी फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर r जो ये पोजीशन है इसकी वैल्यू है ये r डॉट, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये देखो ये dr/dt यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या मतलब है r डॉट का? dr/dt, इसका मतलब है d²r/dt²। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर थीटा का मतलब मैं बता देता हूँ। थीटा डॉट का मतलब है यहाँ पर dθ/dt। तो यहाँ पर हो जाएगा d² है यहाँ पर, तो d²θ/dt²। क्लियर है? तो ये इनके मतलब है यहाँ पर, ये याद रखने आपको।
तो ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट की डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। इसके बाद देखो हम यहाँ पर समझते हैं कि जो m है ये m क्या है, ये m है वेयर m इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था। अगर नहीं देखी हो आपने वीडियो तो मेरी रेड्यूस मास वाली वीडियो है, उसको जाकर देखें। उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वहाँ पर समझाया कि m इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज ए रेड्यूस मास, इज ए रेड्यूस मास ऑफ प्लेनेट एंड सन। यानी कि जो सन है और प्लेनेट है इन दोनों का क्या है, ये रेड्यूस मास है। क्लियर है, m जो है यहाँ पर। अब प्लेनेट, एवरी प्लेनेट यानी कि प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर ग्रेविटेशन फोर्स के एक्रॉस यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है। तो यहाँ पर जो है चारों ओर है, और आएगा यहाँ पर। प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्रॉस यानी कि अंतर्गत मोशन करता है। ये तो आपको पता है कि एवरी प्लेनेट जो है सन कहीं फोकस पर है और एवरी प्लेनेट उसके चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत मोशन करता है। यानी कि सन और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सन एक बॉडी है और दूसरी बॉडी क्या है, प्लेनेट है। दो बॉडी होगी, उन दोनों बॉडी के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। हम यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है अभी हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, उसमें बताया था मैंने F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको मैंने वहाँ पर समझाया था। यदि अभी तक आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखें, और उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स में ये समझाया मैंने कि F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये क्यों होता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लिया, F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन r स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो ये k जो है, k क्या है, ये कांस्टेंट, इसको हमने माना है। यहाँ पर क्या वैल्यू थी, m1 m2 यानी कि g m1 m2। तो ये जो माइनस का g m1, माइनस का नहीं केवल ये वाली वैल्यू g m1 m2 इसके बराबर हमने क्या मान लिया, k मान लिया। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये g m1 m2 के बराबर k मान लिया। ठीक है, तब इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई है। बट द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट U। क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट U, जहाँ पर U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, F इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि संरक्षी बल, और U इज ए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रही है। ठीक है, ये एक हमारा रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए आगे इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, माइनस ग्रेडियंट U को हमने इस प्रकार से लिख दिया, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशियल फॉर्म। तो माइनस du अपॉन dr ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, du को इधर ले आए और जो ये dr है माइनस के साथ f के साथ ले गए। तो ये हो गया du इज इक्वल टू माइनस f इंटू dr। यहाँ पर हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन होकर du का du बन गया और यहाँ पर माइनस ऐसी रहा साइन, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन f डॉट dr। क्या हो गया, f डॉट dr। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास थी, ये f इज इक्वल टू माइनस के अपॉन r स्क्वायर, ये जो वैल्यू है f की वो उठाकर हमने यहाँ रख दी। ठीक है, ये आ गई। तो माइनस है यहाँ पर और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया। तो यहाँ पर माइनस साइन हट गया। तो इंटीग्रेशन और f की जगह लिख दिया k अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों लास्ट में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है। u इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन, हमने क्या करा, यहाँ पर k को बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और r को ऊपर ले गए r स्क्वायर को। तो ये हो गया r की मतलब r की पावर -2 इंटू dr। तो हमारे पास वैल्यू आ गई u इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर, यानी कि इंटीग्रेशन करके माइनस के अपॉन आर वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर पावर क्या होती है, जुड़ती है। तो -2 + 1 तो क्या बचेगी, माइनस की 1 बचेगी, r की पावर -1, तो नीचे आ गया r। ठीक है, माइनस
और माइनस है तो माइनस साइन है तो नीचे क्या आएगा माइनस, तो माइनस साइन आ गया और के ऐसे ही रह गया तो माइनस के अपॉन आर, यू की वैल्यू हमें प्राप्त होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेनेट, ये प्लेनेट की पोटेंशियल एनर्जी है। और ये क्या है, प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, पोटेंशियल हमने एनर्जी निकाल ली है, तो प्लेनेट की टोटल एनर्जी की बात रह गई है, उसको और निकाल लेते हैं। सो द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसकी, प्लेनेट की निकालेंगे तो E इक्वल टू टी प्लस यू। टी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी, और यू क्या था हमारा यहाँ पर, तो टी क्या था यहाँ पर, टी था काइनेटिक एनर्जी, और यू क्या है हमारे पास, यू है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो टी की वैल्यू हमने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 से ये उठाकर हमने रख दी है, देखो एज इट इज ऐसे ही रख दी है हमने, और u की वैल्यू हमने ये रख दी है इक्वेशन नंबर 3 से उठाकर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे दोस्तों। देखो सोल्व किस प्रकार से करेंगे, हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है यानी कि इसको 1/2 m की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के अपॉन आर, ऐसे ही रहा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो m r डॉट स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसको तो यहीं रहने देंगे, यानी कि इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद ये जो दोनों वैल्यू है इसको E की तरफ ले जाते हैं, जो E है हमारे पास टोटल एनर्जी उसकी तरफ ले जाते हैं। तो हमने क्या करा, देखो इसकी तरफ ये माइनस का तो ये ले गए E प्लस के अपॉन आर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस की है तो ये हो गई हमारे पास माइनस की, माइनस m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो क्या करा हमने, r डॉट स्क्वायर, ये जो m r डॉट स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू थी इसमें से r डॉट स्क्वायर तो यहीं पर रहने दिया। ठीक है, यहीं पर रहने दिया, और m अपॉन 2 को दूसरी तरफ ले गए। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और m नीचे आ जाएगा तो m की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आएगा, देखो 2 अपॉन m, तो 2 अपॉन m e, ये हो गया, देखो 2 अपॉन m की मल्टीप्लाई इसमें हो गई। इसके बाद प्लस 2 अपॉन m की यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगी तो 2k अपॉन एम आर, ये आ गया। फिर 2 अपॉन m की इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2 अपॉन, तो 2 अपॉन 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर m नीचे m है, m से m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रही है बात, यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। बट एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू एम वी आर, लेकिन यहाँ पर जो है V इक्वल टू होता है आर ओमेगा, V इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा, V इक्वल टू आर थीटा डॉट, यानी कि ओमेगा को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को डी थीटा। हमारे पास वैल्यू मिल गई है V इक्वल टू आर थीटा डॉट, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें V की जगह, तो इस वाले V के स्थान पर हमने रख दिया है। J इक्वल टू हमारे पास आ गया m r स्क्वायर थीटा डॉट, क्योंकि एक r ये है और एक r ये, r स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा डॉट ये वाला हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, थीटा डॉट को यहीं पर रहने दिया, यानी कि थीटा डॉट, और ये जो m r स्क्वायर है, ये m r स्क्वायर इसको ले गए हम J की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास थीटा डॉट इज इक्वल टू J अपॉन एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है। अब क्या करें, देखो थीटा डॉट को हम ऐसे लिख लें, थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थीटा डॉट इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। इस प्रकार इज इक्वल टू J अपॉन एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसको हम कहेंगे दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। क्या है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, प्लेनेट की। समझ में बात आ रही है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू को। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन एम प्लस 2k अपॉन एम आर माइनस J स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यदि आपने अपने नोटबुक में वो नोट कर लिया हो, अभी पीछे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आर्टिकल, उस आर्टिकल में इक्वेशन नंबर 4 आई थी, तो 4 में हमने ये वाली वैल्यू वहाँ रख दी। रखने के बाद हमने क्या करा कि R
डॉट हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, तो आर डॉट ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो हमने क्या कर दिया, इसको पावर के रूप में चढ़ा दिया वर्गमूल को 1/2। ये वैल्यू हमारी एच की ऐसी रहेगी। केवल क्या करा हमने, वर्गमूल 1, केवल हमने क्या करा कि जो स्क्वायर है उसको हमने उसको हमने 1/2 के रूप में, पावर के रूप में चढ़ा दिया है। इसके बाद हमने क्या करा, इसको dr/dt इक्वल टू 2e/m प्लस 2k/mr माइनस j²/m²r²। यानी कि ये जो r डॉट है इसका मान लिख दिया हमने। मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि r डॉट इक्वल टू होता है dr/dt और थीटा डॉट इक्वल टू होता है dθ/dt। ठीक है, अब हमने ये जो 1/2 पावर थी ये वर्गमूल की थी, तो हमने यहाँ पर वर्गमूल अब शो कर दिया। तो dr/dt इक्वल टू वर्गमूल में वैल्यू आ गई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 6। दोस्तों ये जो वैल्यू है ये दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट की लीनियर वेलोसिटी निकल कर आ गई। हमने क्या निकाला अभी, प्लेनेट की यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया और ये प्लेनेट की लीनियर वेलोसिटी है। क्लियर है, दोनों वेलोसिटी हमने दोनों वेलोसिटी हमने निकाल ली है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि टेकिंग कर लिया dθ/dr। dθ/dr को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dθ/dt डॉट dt/dr। देखो dt से dt कैंसिल कर दें तो dθ/dr ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो हमने जो है इस dθ/dr को इस रूप में लिख लिया। अब क्या करा हमने, यहाँ पर dθ/dt है और यहाँ पर dt/dr है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। एक तो देखो ये रही वैल्यू dθ/dt j/mr², और dr/dt की वैल्यू ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 में। अब हमने क्या करा, देखो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के j/mr² ये रख दिया हमने, j/mr²। ठीक है, अब बात करते हैं dr/dt की। देखो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है dt/dr, यहाँ पर क्या है dr/dt, तो इसका उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब ये 1/, में वैल्यू पहुंच जाएगी। देखो हमने 1/, में ये वैल्यू रख दी पूरी, यहाँ से उठा के ऐसे की ऐसी रख दी वर्गमूल में। अब इसके बाद dθ/dr को ऐसे रहने दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो 1/r² यानी कि j/mr² है, तो यहाँ से 1/r² को हमने ले लिया ऊपर, ये लिख दिया 1/r²। ये जो j/m था जो बचा यहाँ पर, तो ये ऊपर है देखो j/m, तो इसको हमने नीचे ले गए बटे के बटे में। देखो ये बटे के बटे में ले गए तो क्या हो जाएगा m/j, यानी कि j को इसके बटे में ले गए m के, m/j के रूप में लिख लिया। और ये वैल्यू हमने ऐसी की ऐसी लिख दी वर्गमूल में, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया। इसके बाद जब ये चेंज कर लिया है तो अब क्या करा हमने 1/dr² ऐसे रहने दिया। देखो ये क्या था dθ/dr, यानी कि यहाँ पर था dθ/dr, ये dθ ऐसे रहने दिया, ऊपर वाला dθ ऐसे ही रहने दिया। और ये जो अपॉन में dr है, इस dr को 1/r² के डॉट में ले गए, यानी कि मल्टीप्लाई में ले गए इसको। क्लियर है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास dθ अपॉन ये जो m/j है इसको अंदर ले गए, यानी कि वर्गमूल के अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी सब में। अब देखो सब में जब मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी चीज़ बाहर से जब वर्गमूल के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर के रूप में जाती है। किस में जाती है, स्क्वायर के रूप में। m/j है तो ये हो जाएगा m²/j² के रूप में जाएगी अंदर। तो हमने लिख दिया 2e m²/j²। देखो m पहले से उपस्थित है यहाँ पर, तो m से m एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2em/j² प्लस, अब इसी स्टेप में भी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी m²/j² की। तो देखो यहाँ पर क्या करा हमने 2k m²/j² mr, तो m से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचा 2km/j²r। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके देखते रहना और इसको नोट भी कर लेना, सब समझ में आ जाएगा आपके। माइनस 1/r² कैसे बचा, यहाँ पर देखो m/j² है तो j² नीचे था, तो j² से j² कैंसिल, m² ऊपर था, m² से m² कैंसिल, कितना बचा 1/r²। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, 1/r² बचा। अब हमारे पास वैल्यू मिल गई है dθ = 1/r² डॉट dr 2em/j² प्लस 2km/j²r माइनस 1/r² का वर्गमूल। अब हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए u = r, यानी कि 1/r को हमने u के बराबर मान लिया, यानी कि इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए हमने क्या करा,
जो 1/r, यहाँ पर देखो 1/r² है, यहाँ 1/r² है, तो हमने 1/r को u के बराबर मान लिया। अब u के बराबर मानकर हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल कर दिया दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास du = -1/r² इंटू dr। क्या कर दिया हमने, इसका डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल करके हमारे पास ये वैल्यू मिल गई है। अब इस वाली वैल्यू को देखो, यहाँ पर क्या है 1/r² डॉट dr, माइनस में है, यहाँ प्लस में वैल्यू है। तो ये वैल्यू देखो, ये है हमारे पास, इसको इसके बराबर क्या रख देंगे, माइनस का du। यहाँ पर माइनस का du रख देंगे, तो हमने ये रख दिया। क्लियर है, d थीटा = -du। देखो बाकी हमारे पास क्या, देखो ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन इस वैल्यू में जहाँ भी 1/r आया है वहाँ पर u लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/, यहाँ क्या 2km/j² इंटू r, तो 1/r आएगा तो यहाँ लिख देंगे u। तो हमने लिख दिया 2em/j² प्लस 2km/j² इंटू u माइनस u²। देखो u² क्यों लिखा, क्योंकि 1/r² है, तो 1/r² = u² आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर u² लिख दिया। क्लियर है, वर्गमूल में। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमने क्या करा, देखो d थीटा ऐसे रहने दिया, माइनस du को भी ऐसे रहने दिया। अब ये जो वैल्यू है ना वर्गमूल के अंदर, इस वर्गमूल के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से समझना इसको। हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, हमने सिर्फ ये किया है कि देखो पहली वाली जो टर्म है 2em/j² ऐसे के ऐसे ही रहने दी, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने, ये ऐसे ही रहने दी। क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये वाली जो टर्म है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की हमने, ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख दी। समझ में बात आ गई। और माइनस का जो u² है, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म एक्स्ट्रा हैं, हमारे पास है k²m²/j⁴, k²m²/j⁴। यानी कि कहने का मतलब है कि इस वाली टर्म्स में, यानी कि इस वर्गमूल के अंदर हमने क्या कर दिया कि k²m²/j² को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और इसके साथ इस वाली पहली वाली टर्म के साथ तो इसको k²m²/j⁴ को जोड़ दिया, और u इस माइनस u² के साथ जो है k²m²/j⁴ को घटा दिया। तो हमारे पास ये टर्म 2 बन गई। इसको हमने एस्टिस यानी कि 2km/j² को सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, हमने ये किया है, बस समझ आ गई बात, हमने क्या किया यहाँ पर। अब इसके बाद देखो d थीटा = -du ऐसी रहा, अपोन में वर्गमूल के अंदर हमने क्या बना दिया, इसका स्क्वायर बनाने के लिए देखो हमने फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर ऐसे कर दिया, ध्यान से समझ लो कि 2em/j² ऐसे रहने दिया, प्लस k²m²/j⁴। इसको ब्रैकेट में लेकर ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने यहाँ पर, और इसको 1/2 यानी कि वर्गमूल के रूप में लिख दिया, फिर उसका होल स्क्वायर चढ़ा दिया, यानी कि वर्गमूल का होल स्क्वायर। जब वर्गमूल का होल स्क्वायर होगा तो वर्गमूल हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे की ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा यहाँ पर, देखो आप ध्यान से समझ लो कि हमारे पास कोई x + u है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा, इस प्रकार से स्क्वायर चढ़ा और 1/2 यानी कि वर्गमूल चढ़ा दिया, और फिर इसके बाद होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी x + u, यानी कि यही मिल जाएगी। समझ आ रही है बात, यानी तो हमने यही बात यहाँ पर की है बस। अब इसके बाद माइनस के साथ देखो u² माइनस k²m²/j⁴ प्लस, ठीक है, प्लस 2km/j² इंटू u। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया है a² + a² - b² का। क्या बन गया, a² - b²। कैसे बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये माइनस कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला बन गया है नहीं हमारे पास, a² + b² - 2ab। तो दोस्तों क्लियर हुआ इतना, यहाँ पर d थीटा की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, क्या करना, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन देखो किस प्रकार से करेंगे हम, इसका d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos इनवर्स u - km/j² अपॉन 2em/j² प्लस k²m²/j⁴। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, अप्लाई कर दिया।
क्लियर है। देखो इसके आगे देखो हमने क्या करा, कोस थीटा, ये जो इन्वर्स है कोस इन्वर्स इसको इधर लिया है, तो ये हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू यू माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर 2em अपॉन जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे की पावर 4 कोस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो क्या करा हमने, इसकी मल्टीप्लाई कोस थीटा में कर दी, ये कोस थीटा में हो गया, यहाँ पर u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में u यहीं पर रहने दिया और ये के एम अपॉन जे स्क्वायर को इधर की तरफ ले गए, तो के एम अपॉन जे स्क्वायर प्लस कोस थीटा 2em अपॉन जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे की पावर 4 का वर्गमूल। ठीक, अब देखो क्या करा हमने यहाँ पर के एम अपॉन जे स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो कॉमन हमारे पास ये आ गया u इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ तो 1 बचा, 1 आ गया हमारे पास प्लस कोस थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये जब हम कॉमन लेंगे तो इसके अंदर से लेंगे तो अंदर कितना आएगा, यहाँ पर 2em अपॉन जे स्क्वायर, यहाँ पर j की पावर 4 अपॉन के स्क्वायर एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसमें से कॉमन लेंगे जब यहाँ पर नहीं था और इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ तो 1 बचा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई। क्लियर है, यानी कि ये वाली बात हमारे पास, यानी कि ये टर्म हमारे पास आ गई। तो u इक्वल टू हमारे पास हो गया के एम अपॉन जे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस, ठीक है इसको हमने पहले लिख दिया 1 प्लस, और ये वैल्यू हमारे पास देखो जे स्क्वायर से ये पावर कट गई 2, यहाँ पर जे स्क्वायर बचा। इसके बाद देखो एम स्क्वायर है, थी इस एम से एक पावर इसकी ये कट गई है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर जे, ये तो 1 प्लस है, ऊपर 2e, ठीक है नीचे क्या था ये वाला ऊपर जे स्क्वायर बचा था, तो जे स्क्वायर और नीचे बचा हमारे पास के स्क्वायर एम, इसको एम के स्क्वायर लिख दिया हमने। क्लियर है। अब देखो क्या करा हमने, इसको u प्लस सी 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा के रूप में लिख दिया। क्यों, हमने मान लिया यहाँ पर c इज इक्वल टू वैल्यू मान ली है के एम अपॉन जे स्क्वायर, तो के एम अपॉन जे स्क्वायर को c मान लिया, और ये जो वर्गमूल में है इसको हमने एप्सिलॉन मान लिया। ठीक है, और मानने के बाद हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है u इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, असेंट्रिसिटी है, यानी कि उत्केंद्रता है, जो हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी असेंट्रिसिटी। ठीक है, सो 1 अपॉन r इज इक्वल टू सी 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन निकल कर आ गई। ये इक्वेशन कैसा ही, 1 अपॉन r कहाँ से आया, u का मान हमने शुरू में माना था 1 अपॉन r, ठीक है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये इक्वेशन जो है कॉनिक की इक्वेशन है, आप जानते हैं इसको। और जब कॉनिक की हम बात करते हैं तो कॉनिक जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक हाइपरबोला, एक पैराबोला, एक एलिप्टिकल और दूसरा एक चौथा नंबर का सर्किल। ठीक है, जब हाइपरबोले की बात करते हैं तो उसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से इज ग्रेटर देन होती है। जब पैराबोलिक की बात करते हैं तो एसेंट्रिसिटी होती है उसकी 1 के बराबर। जब हाई एलिप्टिकल की बात करते हैं तो उसकी एसेंट्रिसिटी 1 से लेस देन होती है, और सर्किल में जब बात करते हैं तो 0 के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में जब एसेंट्रिसिटी 1 से इज ग्रेटर देन होती है तो उस समय उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी प्लेनेट की, तो टोटल एनर्जी प्लेनेट की 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी उस कंडीशन में। ठीक है, और जब एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो तब जो एनर्जी होती है प्लेनेट की, टोटल एनर्जी, वो 0 होती है। और जब एसेंट्रिसिटी 1 से लेस देन होती है तो प्लेनेट की टोटल एनर्जी जो है वो 0 से लेस देन होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। क्लियर है, नेगेटिव कब है ये बात ध्यान रखना, कब है, जब इलिप्टिकल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, सर्किल में एसेंट्रिसिटी 0 होगी तो उस समय उसकी जो टोटल एनर्जी है प्लेनेट की वो इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एम अपॉन 2 जे स्क्वायर। यहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जी कब है, जब इलिप्टिकल की बात कर रहे हैं। कॉनिक कैसा है, इलिप्टिकल है। तो अब दोस्तों सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं यदि प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव करता है तो प्लेनेट की एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लेनेट की एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। और यही बात कौन कह रहा था, यही बात कह रहा था केपलर। केपलर ने अपने पहले नियम में बताया है कि सारे प्लेनेट जो हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट को ही हमें डिफाइन करना है फर्स्ट लॉ में। तो इस बात को हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, और उस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझाएंगे कि नेगेटिव कब इसकी एनर्जी होगी प्लेनेट की, और इलिप्टिकल ऑर्बिट है या नहीं है।
फर्स्ट लॉ उसमें पूरी तरह से हम उसको प्रूफ कर देंगे। तो दोस्तों यदि अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो का उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।